बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 26 मई है, पीर का दिन है, और इस वक्त लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। क्यों? क्योंकि गजा जंग अपने आखिरी मराहिल के अंदर है। जिस तरह से इस्राएली अफवाज बाकायदा तौर पर रेगुलर फोर्स जो है वो इस वक्त गजा के अंदर दाखिल हो चुकी है। 77% जो इलाका है उसके ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो भी जमा लिया गया है। लेकिन वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि जिस तरीके से कल अभी खबरें जो है वो रिलीज हुई कि इजरायली फौज जो है वो इस वक्त गजा के अंदर दाखिल हो चुकी है और रेगुलर फोर्स जो है उसको गजा के अंदर मुकम्मल तौर पर उतार दिया गया है। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उसने अपनी पोजीशन जो है वो लेना शुरू कर दी है, लेकिन उसी के ऊपर हमले होना भी शुरू हो गए। और जो मजामत है उसकी जानिब से वही जो उनके बॉबी ट्रैप्स हैं, उसके बाद घरों को डेटोनेटिव जो मवाद है उसके साथ लगाकर निशाना बनाना, पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल आपके सामने भी रखा। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि अभी वहां पर इनका दाखिल होना इन्हीं के लिए वबाले जान बन गया है। और इजरायली फोर्स के हवाले से खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी जानिब से एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन सामने आया, और जो यूरोप और अरब इत्तेहाद जो है वो खुलकर सामने आ गया है, जिसमें 20 ममालिक की जानिब से फलस्तीनी रियासत के हवाले से, आजाद रियासत के हवाले से ऐलान जो है वो सामने आ रहा है, और फिर इजराइल के ऊपर पाबंदियों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन यहां पर जो इस वक्त इजरायली फौज है वो आपस में क्लैशेस उनके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इजरायली मीडिया ने यह बताया कि गुत्थम गुत्ता होने के साथ साथ वहां पर फायरिंग हुई और कॉमरेड की जानिब से फायरिंग कर दी गई, जिसमें एक जवान जो है उनका वो जख्मी भी हुआ, और कई इसमें इस जंग की जद में आए, इस लड़ाई की जद में आए, इस फायरिंग की जद में आए। ये क्या वाकया है, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो इजरायली आर्मी चीफ है उसको लेकर उसकी जानिब से भरपूर तरीके से अपना गुबार जो है वो निकाला गया है, और नेतन्याहू और आर्मी चीफ के हवाले से जो आपसी इख्तलाफात की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि नेतन्याहू को हटाने के हवाले से जो इस वक्त भरपूर तरीके से कार्रवाइयां भी तेज हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि इसके होते हुए हालात जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हो सकते, और वो मुल्क जो कि इनका जो जबरदस्ती यूं कह ले जिसको एक मार से वजूद में लाने की कोशिशें हो रही हैं, और इस वक्त यूं कह लीजिए कि हालात की नजाकत को देखते हुए यही इनके लिए वबाले जान बना हुआ है। अभी गुज़श्ता रोज व्लॉग में मैंने डिटेल्ड आपके सामने रखा था कि इस वक्त जो साबिक वज़ीर आज़म है एहूद बाराक, उसकी जानिब से जो कहा गया कि अगर नेतन्याहू वज़ीर आज़म रहता है तो हमारा फ्यूचर जो है वो खतरे में है, जिसको लेकर अब ये क्लैशेस चीफ ने पहले भी कहा कि जंग बंद होनी चाहिए। हालांकि यही वो आर्मी चीफ है जिसको लेकर कहा जाता है कि ये जंगों के हवाले से मशहूर था, लेकिन अब वो भी जंग बंद करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ फौजें उतारी गई, लेकिन आपसी लड़ाई की वजह से वहां पर भी जवान जो है वो जख्मी हुई है। क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह से जो इस वक्त आईडीएफ है, इसराइली जो इनकी फोर्स है, उसकी जानिब से अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक खबर रिलीज की गई, और उन्होंने कहा कि जब से जंग शुरू हुई है हमने गजा के अंदर 1.7 मिलियन टन से ज्यादा इंसानी इमदाद के दाखिले में सहूलत फराहम की है। क्यों? क्योंकि हमारी जंग हमास के खिलाफ है, गजा के लोगों के खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये तो उनकी थी एक स्टेटमेंट। अब इसका थोड़ा सा तिया पांचा कर लेते हैं, इसकी हकीकत जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए 1.7 मिलियन टन जो है वो तकरीबन 68,000 ट्रक जो है वो लोडी ट्रक उनके अंदर आता है, 25 टन फी ट्रक के ऊपर मबनी होता है। लेकिन आबादी की बुनियादी जरूरत के मुताबिक जो रोजाना 500 ट्रक है, तो फिर 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल को 2,98,500 ट्रकों की इजाजत देनी चाहिए थी। चुनांचे इजराइल ने 22.8% इंसानी इमदाद की इजाजत दी, जिसकी इजाजत होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम दूसरे तखमीने को लें जो 600 योमिया है, मतलब 600 ट्रक जो है वो रोजाना जाना चाहिए, तो 68,000 मुतवक्के यानी 3,58,000 ट्रकों का तकरीबन 19% है। अगर 600 ट्रक फी दिन की इजाजत हो तो आपकी जंग जो है वो गजा के लोगों से है। मतलब वहां पे ये नहीं है कि आप जो कहें जी ये हम दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश, तो ऐसा नहीं है। आप अंदाजा करें कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसके हवाले से पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल आपके सामने रखा कि ये बेसिकली कैसे कार्रवाइयां की जा रही हैं, और बिलखुसूस जो अवाम है वहां पर जो एक लोगों को इकट्ठा करके वहां पे खुराक फराहम करने का जो एक मंसूबा है, वो मंसूबा कुछ हो रहा है, वो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन अब
اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیک ووڈ کی جانب سے جو تنظیم کے بارے میں آزادانہ تحقیقات کے مطالبات کے دوران اپنے استعفے کا اعلان کر رہا ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے بیان میں جیک ووڈ نے کہا کہ وہ اب فاؤنڈیشن کی سمت کی حمایت نہیں کرتے، وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس کام پر فخر ہے جس کی میں نے نگرانی کی، جس میں ایک عملی منصوبہ تیار کرنا شامل ہے جو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اور این جی او کے دیرینہ مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ انسانیت، غیر جانبداری اور اس کے علاوہ جو آزادی کے انسانی اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہوئے اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، جسے ترک نہیں کروں گا۔ اور جی ایچ ایف جو کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے، اس کی منصوبے کی فلسطینی اور کارکنان کی طرف سے بڑے پیمانے کے اوپر مذمت کی گئی ہے، جو اسے حراستی کیمپ نما زون بنانے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے جو امریکی اسرائیلی مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جیک ووڈ کہہ رہا ہے جس نے استعفیٰ دے دیا۔ مطلب یہ بھی ایک پوری کی پوری سازش ہے جو کہ ڈیٹیلڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ غزہ میں بچوں کو گرم کھانا جو ہے وہ ان پر گرایا جا رہا ہے، مطلب جب گرے گا تو آگے کیا ہوگا؟ برن ہوگا۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ کھانے کے لیے بھاگنے والے ہجوم کے اندر جو ہے وہ حالات بڑے عجیب سے بن رہے ہیں۔ اور فلسطینی لڑکی، اس کی جو ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہی کہ مجھے باہر نکالو، اور وہ اس کی چیخنے کی آوازیں مواسی خان یونس کے اندر خاندان خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں امداد کی امید میں، جو شاس و نادری آتی ہے کہ کمیونٹی کچن ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے اور سپلائی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور مسلح گروہ جو ہے وہ اسرائیلی فوج کے علم اور جو تحفظ کے ساتھ سامان لوٹتے ہیں، جیسے یاسر ابو شباب کے گروہ، اور جبکہ جو اقوام متحدہ کے ڈبلیو ایف پی جیسے گروہوں کو گھروں تک جو ہے وہ خوراک پہنچانے سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی جو آ جائیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے کہا کہ آپس میں جو ان کی لڑائی کے حوالے سے خبر ہے، ابھی خبر کیا چینل 13 رپورٹ کر رہا ہے، a Nahal brigade Israeli soldier was seriously injured in the northern Gaza Strip during the fight between soldiers. It appears that his comrade struck him with his weapon. مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ شمالی غزہ کی پٹی کے اندر، چینل 13 رپورٹ کر رہا ہے، شمالی غزہ کی پٹی میں فوجیوں کے درمیان لڑائی کے دوران نہال بریگیڈ کا ایک اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھی نے اسے اپنے ہتھیار سے مارا تھا۔ تو یہ مطلب وہ وہاں پر کامریڈ جو تھا وہ اس کی جانب سے اپنا ویپن استعمال کرتے ہوئے فائر جو ہے وہ کیا گیا، جس نے یہ زد میں وہاں پر آیا۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت حالات ہیں اس کو دیکھا جائے تو اس وقت سچویشن آئسن کوٹ جو ان کا ایکس چیف ہے، اس کی جانب سے جو رپورٹ کیا گیا، اس نے تو پورے کا پوری سیناریو کو بدل کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ نیتن یاہو اینڈ دا سیکورٹی کیبنٹ فیلڈ ٹو اچیو دا وارز گول اینڈ ریٹرن آل دا ابڈکٹیز 600 days after its outbreak۔ مطلب اس نے کہا کہ آئزن کوٹ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو اور اس کی جو سیکیورٹی کیبنٹ ہے وہ اپنے تمام تر گولز، جنگی گول جو اچیو کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، اور پھر جو جتنے بھی قیدی ہیں وہ بھی واپس نہیں لا سکے۔ 600 دن گزرنے کے باوجود یہ مسئلہ جوں کا توں ہے۔ پھر جو آرمی چیف مزید کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا I call on Zinni to act responsibly and refuse the position of Shin Bet chief because his appointment is based on distorted considerations۔ مطلب اس نے کہا کہ میں جو زنی کو کال کرتا ہوں، مطلب وہ کیونکہ ایک نیو جو اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر، اس نے کہا کہ شن بیٹ کا چیف وہ اپنی پوزیشن لینے سے انکار کرے، کیونکہ اس حوالے سے جو یہ جو سچویشن ہے وہ اس کی خلاف ہی جائے گی، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اور پھر جو گولان ہے وہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا we will replace Netanyahu, recruit everyone and build a state that respects those who carry it on their backs۔ مطلب اس نے کہا کہ ہم نیتن یاہو کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں اور جو ان لوگوں کو ریکروٹ کریں گے جو کہ اسٹیٹ کے لیے، جو اسٹیٹ کو تعمیر کرنے میں جن کا کردار ہو اور ملک کی بیک کے اوپر کھڑے ہوئے دکھائی دیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مزید اس نے کہا کہ اس وقت جو اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو از این irresponsible، گولان سیٹ Netanyahu is an irresponsible, corrupt and failed prime minister who sacrifices soldiers and workers just to maintain his position۔ مطلب اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے وہ اپنے ورکرز کو، اپنے فوجیوں کو مروا رہا ہے، ان کی قربانیاں دے رہا ہے، اور یہ ایک فیل ناکام وزیر اعظم ہے، کرپٹ وزیر اعظم ہے اور غیر ذمہ دار وزیر اعظم ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جب یہ آپسی لڑائی اس کو ہٹانے کا فیصلہ، معاملات وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ان کے اختلافات، جبکہ وہاں پر اپنے مکمل طور پر وہ فورس بھی اتار چکے ہیں، وہاں پر لڑائیاں بھی جاری ہیں، مکمل طور پر قبضے کو لے کر، وہاں پر تسلط کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے وہ دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ جو اس وقت جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ کاروائیاں بھی کر رہی ہے۔
जब 77% इलाके के ऊपर तसल्लुत जमा लिया गया, तो इसका मतलब ये है कि हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। और फिर अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आगे से फलस्तीनी मज़ाहमत है, उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, निकल के हमले करना शुरू कर दिए। अभी बताया गया, जो इस वक्त अल कसाम ब्रिगेड रिपोर्टेड दैट देयर फाइटर्स स्पॉटेड एनिमी हेलीकॉप्टर्स लैंडेड to evacuate their troops and swiftly carried out a coordinated operation against the occupying forces and reached in a house in Al Karrara। मतलब करारा के अंदर एक घर था, उसको उन्होंने हिट किया जिसमें फौजी मौजूद थे। वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और उन्होंने वहां पर उनको जख्मियों को ले जाते हुए देखा। फिर वो बता रहे हैं, they detonated a tunnel entrance where several enemy soldiers has gathered in the town of Al Karrara and engaged them with light weapons। मतलब उसने कहा कि वो यहाँ पर जो टनल थी, एक वहां से जो जितने भी इनके फौजी अल करारा के करीब इकट्ठे हुए, वहां पर उन्होंने जो है वो वहां पर धमाका किया और उनके ऊपर लाइट वेपन के साथ हमले भी किए। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि वो मजीद हमलों के हवाले से भी इन इत्तिबा जारी करें कि मजीद उनके हमले जो है वो भी जारी रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो सिनेरियो है वो इतनी तेजी के साथ बदल रहा है कि इस वक्त मैड्रिड के अंदर जो 20 यूरोपीय और अरब ममालिक के वज़ीर खारजा की मेजबानी करने वाले स्पेन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो गजा जंग के खात्मे और 2 रियासती हल को बहाल करने में, द 2 स्टेट सोल्यूशन बहाल करने में मदद के लिए इसराइल के खिलाफ पाबंदियों पर गौर करें। और वज़ीर खारजा होसे मैनुअल अल्बारिस ने जो हथियारों की इज्तिमाई पाबंदी, अमन में रुकावट डालने वालों पर पाबंदियों और यूरोपीय यूनियन इसराइल तजारती माहदे की मुअत्तली का मुतालबा जो है वो भी किया है। इस वक्त अरब और जो यूरोप है वो ऑलमोस्ट सेम पेज पर यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये हो जाता है तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि हालात की नजाकत को देखते हुए फैसले लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और अगर इस तरह से नहीं होता और ये यूं कह लें कि फलस्तीन की जो बका है वो मिडिल ईस्ट की बका है, मतलब दीगर जो इस्लामी मालिक की बका है, अगर ये नहीं समझता, अरब यूरोप ने समझना शुरू कर दिया है, अगर ये इसको उस सेंस में नहीं लेते तो आने वाले दिनों में ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, जो कि यहाँ पर यूं कह लें कि कोई भी अरब मुल्क जो है वो फिर महफूज नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो यहां से फलस्तीन से शुरू होकर फलस्तीन के ऊपर रुकता नहीं है, उसने आगे बढ़ना है। तो ये यकीनी तौर पर इनके लिए सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त खतरा भी बना हुआ है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।